हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? इज माई ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? अ वेरी गुड आफ्टरनून कल्पना, राहुल, रवि, प्रियेश। वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस, रोशनी, खन्ना। अच्छा, एक्चुअली जहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ तो वहाँ पे मल्टीपल बैचेस हैं, है ना। तो एक बैच जो आप लोग का ओल्ड स्टूडेंट्स का बैच है जिसमें आप लोग हैं। कौन कौन? प्रिंस, रोशनी, खन्ना, शिवम। आप लोग ये ओल्ड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं। एक नया जो बैच है वो ऐड है इसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा अपनी भूमिका समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, अपने साथ बस एक रफ कॉपी रखनी है। ठीक है, और उसका भी यूज नहीं करना है जब मैं बोलूंगा कुछ यूज करने के लिए तब उसका यूज करना है। अदरवाइज बस आपको लेक्चर को एंजॉय करना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाना है, पेन को साइड में रख देना है। चलिए, आई होप सब लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, और जो लोग बाद में आएंगे उनको अपन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वो उसके लिए कोई इशू नहीं है ना। लेकिन मेरा एक टास्क है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, तो चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ ना। जो बाद में है वो बाद में देख सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ओके फाइन। तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, बस आपको प्रॉपर तरीके से चीजें को सुनना है। ओके, कंट्रोल सिस्टम हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कंट्रोल सिस्टम में एक बात आती है, सिस्टम क्या होता है ना। देखो, अगर आप इस चीज को समझो, कोई भी एक सिस्टम है। कंट्रोल का मतलब मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। कंट्रोल मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना। और सिस्टम मतलब क्या? हर एक चीज जो आप अपने सामने देखते हो जो कुछ काम करती है, वो एक सिस्टम है। हर एक चीज जिसका एक कुछ पर्पस है ना, वो एक सिस्टम है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, सिस्टम क्या है? तो हर एक वो चीज जो कुछ इनपुट एक्सेप्ट करे और कुछ आउटपुट प्रोवाइड करे, वो एक सिस्टम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में किसको बोलेंगे? सिस्टम उसको बोलते हैं जो कुछ इनपुट एक्सेप्ट करता है और कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी नजरों में मेरे पास जो एक पेन है, क्या वो एक सिस्टम है? ऑब्वियसली एक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे मैं पेन की रिफिल इनपुट करता हूँ और पेन कॉपी में मैं लिखता हूँ, तो वो मेरा आउटपुट हो गया। तो मेरा पेन एक सिस्टम है। मेरे पास एक ट्यूब लाइट है, तो क्या वो ट्यूब लाइट मेरा एक सिस्टम नहीं है क्या? वो भी एक सिस्टम है। कैसे वो एक सिस्टम है? वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है एज अ इनपुट, और मुझे ल्यूमिनस आउटपुट दे रहा है। वो एक आउटपुट हो गया। मतलब ट्यूबलाइट भी एक सिस्टम है, मेरा लैपटॉप भी एक सिस्टम है, मेरा म्यूजिक सिस्टम भी एक सिस्टम है, मेरी जो कार है ना वो भी एक सिस्टम है, हमारे घर में जो साइकिल है वो भी एक सिस्टम है। कैसे साइकिल कैसे एक सिस्टम हो गया? आप पैडल मारते हैं वो इनपुट हो गया, और साइकिल में जो मोशन आता है वो आउटपुट हो गया। ठीक है, मेरा जो कैमरा है ना वो भी एक सिस्टम है। क्यों? मेरा जो एक कैमरा लगा हुआ है ना वो भी एक सिस्टम है ना। आई होप आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे सिस्टम मतलब क्या होता है। अगर मैं अपने खुद की बात करूं ना, मैं भी एक सिस्टम हूं, आप लोग भी एक सिस्टम है। अमर ज्योति प्राइम जहां पे आप पढ़ रहे हैं वो भी एक सिस्टम है। कैसे सिस्टम हो गया वो? क्योंकि आप अमर ज्योति प्राइम पे आपने कुछ इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया? आपने कुछ अमाउंट पे किया, और मैं यहाँ पे आपको सर्व कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हुआ ना एक सिस्टम। आई होप आप लोग को ये
कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम वर्ड का मीनिंग तो पता चल गया होगा, बात आती है कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है। कंट्रोल जैसे आप इसको ये समझो कि आप एक इंसान हैं और आप एक सिस्टम है, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे ना तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाओ। अगर आपकी लाइफ में अगर आपके सिस्टम पे कुछ कंट्रोल नहीं होगा ना, यू यू विल नॉट परफॉर्म बेटर। इसलिए किसी भी सिस्टम के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है ना। अब आप इसको अपने तरफ से रिलेट कर सकते हैं कि आप एक सिस्टम है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे आप कार गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, आप एक सिस्टम है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, आपने स्पीड चला रही 100 की स्पीड से, सामने कोई पर्सन जा रहा है, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया अपनी गाड़ी को तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो सही नहीं होंगे। सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसका कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। या फिर मैं ऐसे बोले, सिस्टम को स्टेबल बनाए रखने के लिए, अब देखो मैं एक नई चीज नया वर्ड डिनोट कर रहा हूं मैं, स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल मतलब क्या, कोई भी एक सिस्टम है बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्टेबल। कोई भी एक सिस्टम है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो एक हो गया अनस्टेबल। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, मैंने बटन ऑन करी, बढ़िया काम चल रहा है, उसको बोलूंगा स्टेबल, मतलब मेरा लैपटॉप स्टेबल है। लेकिन अगर मैं लैपटॉप को चालू करूं और यहाँ पे कंट्रोल पैनल टाइप का कुछ ओपन हो जाए, एबीसीडी कुछ लिखना स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, है ना, हैंग होने लग जाए, तो क्या वो एक स्टेबल सिस्टम होगा? नहीं, वो एक अनस्टेबल सिस्टम होगा, है ना। अब जैसे मान लो मैं अपने आप का एग्जांपल लूं, मैं एक सिस्टम हूं, ठीक है, मैंने कुछ खाना खाया, है ना, और मेरी तबीयत खराब हो गई, तो क्या सिस्टम स्टेबल है? नहीं है। अगर आपको कुछ फीवर है दैट मीन्स अभी आप स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं बोलेंगे। अनस्टेबल किसको बोलते हैं? जो गया, टाटा बाय बाय हो गया, वो अनस्टेबल। अभी आप क्या है, उतने अच्छे से स्टेबल नहीं है। स्टेबल में भी डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है? कोई ज्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में से कंट्रोल का मीनिंग तो बता दिया, कंट्रोल मतलब क्या होता है, और मैंने आपको कोशिश करी कि मैं आपको सिस्टम का भी मीनिंग समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप आपका सिस्टम वर्ड तो क्लियर है। सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी एक चीज है ना, वो बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी है, और जब वो सभी आपस में काम करते हैं तभी वो सिस्टम काम करता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे मेरा लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर किस किस चीज से मिलकर बना होता है, कुछ सोचो जरा। एक जो कंप्यूटर है वो मॉनिटर भी होता है, उसमें सीपीयू भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है। ये सब एक मेरे कंप्यूटर सिस्टम, जो मेरा कंप्यूटर होता है ना, उसके पार्ट्स हैं। और ये सभी जब एक साथ काम करेंगे, मतलब माउस भी सही काम करे, कीबोर्ड भी सही काम करे, मॉनिटर भी सही काम करे, और सीपीयू भी सही काम करे, दैट मीन्स ऑल एक्टिंग टूगेदर, सब एक साथ काम कर रहे हैं टू परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क, मतलब कुछ एक पर्पसफुल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम कुछ भी कर दिया, बिना पूछे कुछ भी कर दिया, नहीं, एक पर्पसफुल डिजायर्ड काम कर रहे हैं, उसको मैं सिस्टम बोलता हूं। और वी कैन से which accept some input and provide some output are called as system। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, अमर ज्योति प्राइम एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, फैकल्टी हैं, टीचर्स के ग्रुप है, मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट है, कंटेंट डेवलपर है। तो ये सारी चीजें मिलके अमर ज्योति प्राइम एक सिस्टम बन पाया। सिर्फ एक फैकल्टी से नहीं बना है, सिर्फ एक एप्लीकेशन से नहीं बना है, ये सभी आपस में प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तभी अंकित सर आपको यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं। समझ में आई बात? चलो, सिस्टम तो आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होता है। हमको ये तो क्लियर हो गया कि हमारा सिस्टम क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे
कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, राइट? एक मिनट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अवर कंट्रोल सिस्टम। तो हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, हमारे एक सिस्टम में बहुत प्रकार के आउटपुट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें अगर हम किसका, अगर हम एग्जांपल लेता हूं, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? तो मैं खाना खा रहा हूं, एक वो इनपुट हो गया, ठीक है ना? मैं खाना खा रहा हूं, एक इनपुट हो गया। अब कौन कौन से आउटपुट में देखूं, मेरा दिमाग चल रहा है, वो दिमाग क्यों चल पा रहा है, क्योंकि मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, कुछ इनपुट ले रहा हूँ, तो मेरा दिमाग भी एक आउटपुट है। मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बॉडी में मोशन ला सकता हूँ, वो एक आउटपुट हो गया, है ना? मैं कार चला सकता हूँ, वो एक आउटपुट हो गया। मतलब एक सिस्टम के लिए हम बात करें तो बहुत सारे आउटपुट है। बट कंट्रोल सिस्टम मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोल करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोल, किसी भी आउटपुट को कंट्रोल कर लो, वो कंट्रोल सिस्टम है, नहीं। कंट्रोल सिस्टम क्या बोलता है कि आपको जिस चीज को कंट्रोल करना है, जिस आउटपुट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, वही अगर कंट्रोल हो, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स इन एवरी सिस्टम देयर सम काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब, बहुत सारे आउटपुट हैं, उनमें से किस आउटपुट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। किसी ने कुछ डाउट किया, एक बार मैं देखना चाहूंगा। शिवम कुछ डाउट है क्या आपका? एक मिनट रुकिएगा, है ना? ये जो हैंड रेज का ऑप्शन रहता है ना, ये जो हैंड रेज का ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? बोलिए जरा। शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? चलो कोई नहीं। ये जो हैंड रेज है ना, इसका यूज कब करना है आपको, जब आपको कुछ बोलना हो, कुछ बात करना हो तब। आई थिंक आपको क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारा जिस भी पैरामीटर को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हो डेफिनेशन भी पढ़ लो। कंट्रोल सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इन अ सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड। ठीक है भैया? चलो, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, फैन है। आप लोग प्रॉपर तरीके देख पा रहे हो, मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, दिस इज माय फैन। ओके, इस फैन को मुझे कंट्रोल करना है, तो ये मेरा एक सिस्टम हो गया। फैन एक सिस्टम है, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी इनपुट होती है इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए इनपुट, डबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इनपुट है, और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट देता है। तो फैन हुआ ना एक मेरे पास क्या सिस्टम, तो किसका एक इनपुट भी और आउटपुट भी। लेकिन फैन में होता है क्या कि अगर फैन को देखो, अगर उसमें रेगुलेटर ना लगाए, तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा। उसको आपको कंट्रोल करना है, उसके लिए अपने कंट्रोलर लगाए, इसमें होता है ना 1 2 3 4 बटन जैसे घुमाने वाला होता है। तो अगर आप 1 पे रखोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, 4 पे रखोगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ सिस्टम के लिए? आप ये सोचो कि अगर इस फैन के लिए मैं इस रेगुलेटर को हटा दूं, कंट्रोलर को हटा दूं, और आप यहाँ पे ठंडी में बैठे हुए हैं, है ना? आपको ज्यादा ठंडी लगेगी क्योंकि फैन तो आपका 4 की स्पीड से घूमेगा, तो आपको उतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोलर लगा दिया, अगर आपने यहाँ पे क्या लगाया, कंट्रोलर, अब आप इस फैन की स्पीड को 1 पे रख सकते हैं। मतलब अब आप ठंड में अगर आपको हल्का फैन चालू भी करना है तो आप कर सकते हैं, आपको डिस्कंफर्ट नहीं लगेगा। दैट मीन्स कंट्रोल सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को और कंफर्ट कर देगी और अच्छा कर देगी इफ वी यूज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है? क्या क्या सिलेबस में हमको पढ़ना है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है ना, वो बिना लाप्लास के नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न कंट्रोल सिस्टम विदाउट हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट का होना, पता होना, इन डेप्थ पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे पता है ये हम बिल्कुल नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि सर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा है। इसलिए कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले मैं
आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन मतलब कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है ना, फीडबैक क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, सेंसिटिविटी, ऑल दोज थिंग्स, बैंडविड्थ क्या होती है, वो सारी चीजों के बारे में हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं सिस्टम, मैंने क्या बोला, सिस्टम क्या होता है, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। वैसे बहुत छोटे छोटे सिस्टम मिलके एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। तो मुझे क्या करना होता है ना कि मुझे बड़े सिस्टम के बारे में बताना है उन छोटे छोटे सिस्टम का यूज करके। तो उन छोटे छोटे सिस्टम की वैल्यू पता है मुझे, तो बड़े वाले सिस्टम की वैल्यू बताना, उसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मान के चलिए अगर आप कोई जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर थर्ड टॉपिक आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। इसमें क्या होता है ये समझो कि मेरे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम इन द सेंस, जैसे मान लो मेरे पास एक फैन है, ठीक है ना, वो एक मैकेनिकल सिस्टम है। अब मुझे उसको मॉडल करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। या फिर मेरे पास एक कार है, उस कार को मुझे बताना है या मॉडल करना है इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो हमको एक मैकेनिकल सिस्टम दिया होगा, उस मैकेनिकल सिस्टम को हमको एनालॉजी बताना है किसका, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, फोर्स होता है कि नहीं होता, बल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बल, फोर्स, ताकत जो लगाता है ना, फोर्स होता है वो, बल। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स होता है, उसी का इलेक्ट्रिकल में डुअल क्या होगा या फिर उसका मॉडल क्या होगा इलेक्ट्रिकल में, वो होता है वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज भी चार्ज पे फोर्स लगाता है। अगर आप नेटवर्क वगैरह कभी पढ़ोगे आगे चल के तो पता चलेगा वोल्टेज मेरा क्या होता है, वो भी एक फोर्स की तरह होता है जो कि चार्ज को चलाता है। वैसे ये फोर्स है जो मोशन प्रोवाइड करता है, वैसे वोल्टेज भी चार्ज में मोशन प्रोवाइड करता है। सो हुआ ना एक दूसरे का डुअल, ठीक है ना। तो वही मैं चीज आपसे बोलना चाह रहा हूं कि हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि मेरे पास मैकेनिकल में जो जो चीजें होती हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, डैम्पिंग हो गया, है ना, ऑल दोस थिंग, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उनको मैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से रिलेट करके बताऊं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कोई भी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है वो देखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे मेरे पास ये फैन था, मैंने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑन किया और ये फैन इतना तेज घुमा, इतना तेज कि सब ब्लेड टूट के गिर गई। यहाँ पे जो तीन ब्लेड जुड़ी रहती है ना आपस में, वो टूट के गिर गई। तो उससे क्या होगा, मतलब सिस्टम मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो फैन है वो एक अनस्टेबल है ना, वो फैन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि मेरा सिस्टम कैसे स्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने से बचाने के लिए मुझे किस बात का ध्यान देना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल के लिए कि आप एक सिस्टम है, ठीक है ना, आप एक सिस्टम है, प्रिंस मान लो, एक जो प्रिंस है यहाँ पे वो एक सिस्टम है। अगर मैं इनको एक रोटी देता हूँ या पराठे देता हूँ, बोलता हूँ खाओ इसको, वो उनको खाते हैं, उनका पेट खराब होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या वो एक सिस्टम स्टेबल हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो खाने को नहीं पचा, राइट। तो वो मेरा सिस्टम क्या हुआ, एक तरीके से स्टेबल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं, प्रिंस को ही बोलूं, एक इतना छोटे इतना सारा एक जो बकेट है, इस बकेट में बहुत सारे पत्थर ला के दे दूं, मैं छोटे छोटे पत्थर ला के दूं, बोलो खाओ, ऑब्वियसली पेट खराब होगा। तो क्या मैं उनको बोलूंगा कि ये अनस्टेबल है, नहीं। उस केस में प्रिंस की गलती नहीं। क्यों नहीं है गलती, क्योंकि हमने इनपुट तो खराब दिया ना। स्टेबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले हमको यह पता करना होता है कि क्या हमने जो इनपुट दिया है वो सही है या नहीं। अगर इनपुट सही है तभी हम सिस्टम के
स्टेबिलिटी की तरफ बारे में बात करेंगे, अदरवाइज हमारा हक नहीं बनता हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। वैसे मैं लिखा बीबो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चैप्टर में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, लिखा ना पे बीबो स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप सही इनपुट दोगे, बाउंडेड इनपुट दोगे, अगर बाउंडेड आउटपुट आ रहा है, तब आपका सिस्टम स्टेबल है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला क्या, मैंने एक रोटी दी, मतलब वो एक बाउंडेड इनपुट। मैंने पत्थर दिया खाने को, वो एक अनबाउंडेड इनपुट। अनबाउंडेड इनपुट के लिए मैं स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बात कर सकता। मैं स्टेबिलिटी के बारे में तभी बात करूंगा जब मैं इनपुट कैसे दूंगा, बाउंडेड इनपुट। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी में कि हम लोग जो कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी पढ़ते हैं वो किस प्रकार की स्टेबिलिटी होती है। तो आप लोग हमेशा ध्यान देना, वो हमारी होती है बीबो स्टेबिलिटी, मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ये क्या होता है, ये कौन सी बला है। देखो, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस मतलब इसको अच्छे से समझो। टाइम रिस्पॉन्स और भी इसकी एनालिसिस। हमारे पास एक सिस्टम होगा, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट देंगे। जैसे कि आगे चल के बताऊं कौन कौन सी इनपुट होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट होते हैं, जैसे कि एक इंपल्स होता है, स्टेप होता है, रैंप होता है। इन सबको मैं बताऊंगा आगे चल के ये सब क्या होते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से अलग अलग प्रकार के इनपुट्स हैं जो अपने सिस्टम को देता हूं। जब मैं ये इनपुट्स दूंगा, ठीक है, तो मेरा आउटपुट कैसा आएगा, और जो आउटपुट आएगा उसकी मुझे एनालिसिस करनी है कि इनपुट आउटपुट सही आ रहा है, खराब आ रहा है, जल्दी आ रहा है, बाद में आ रहा है, स्टेबल कब हो रहा है, अनस्टेबल कब हो रहा है, किस प्रकार का आउटपुट आ रहा है। वो प्रकार की ऑल टाइप ऑफ एनालिसिस, उसको बोलता हूं मैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। मतलब मैं अपने सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट टाइम इनपुट्स दूंगा, ठीक है, और उनकी मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे पास एक यहाँ पे क्या कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में मैं कैसा इनपुट दे रहा हूं, कोई बता सकता है क्या। इस कैलकुलेटर के लिए कैसा इनपुट है मेरे पास, डीसी इनपुट है। कैसा इनपुट है, डीसी, राइट। और डीसी इनपुट कहीं ना कहीं सिमिलर होता है स्टेप इनपुट, वो मैं आगे चल के आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो एक कैलकुलेटर मेरा एक सिस्टम हो गया, ये जो कैलकुलेटर है वो एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को मैंने इनपुट कैसा दिया, डीसी इनपुट दिया। फिर मैं इसके आउटपुट के बिहेवियर में जानूंगा कि जैसे मैं, ये मेरा सिस्टम था, ठीक है ना, इसमें डीसी इनपुट हो गया। अब मैं इसकी ऑन बटन प्रेस करूंगा तो कितने टाइम में यहाँ पे लिख के आ जा रहा है वैल्यू। किसी किसी कंप्यूटर में, किसी किसी कैलकुलेटर में बहुत धीरे बहुत लेट आता है, कुछ कुछ कैलकुलेटर बहुत टाइम लेते हैं कैलकुलेशन करने में, कुछ कैलकुलेटर जल्दी कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है ना। तो उन सभी के बारे में हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, ओके। फिर एक बात आती है रूट लोकस डायग्राम। रूट लोकस डायग्राम मतलब क्या होता है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में। स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट्स देखते हैं। मैथमेटिकल एक टर्म होती है, उसमें कुछ रूट्स होते हैं, है ना। उन रूट को देख के हम स्टेबिलिटी बताते हैं। और हम ये बोल सकते हैं ना कि उन्हीं रूट से स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट्स को आगे पीछे करके देखेंगे कि स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रूट लोकस डायग्राम। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। जैसे कि अगर बात करूं मैंने अभी क्या किया था, मेरे पास कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था मैंने अभी अभी मैंने क्या किया था, कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था, और इस पे मैं डीसी इनपुट दे रहा था और उसके रिस्पॉन्स की मैं एनालिसिस कर रहा था। वैसे ही फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने सिस्टम को साइनोसॉइडल इनपुट देना होगा। जैसे कि मेरा ट्यूबलाइट हो गया, मेरा मोटर हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, मेरे साइनोसॉइडल इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। मेरा जो इंडक्शन मोटर है वो कैसा इनपुट चाहिए उसको, साइनोसॉइडल इनपुट। तो वो इनपुट मैं दूंगा, फिर मैं अपने आउटपुट या फिर जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा उसका मुझे एनालिसिस करना होगा। तो ये हो गया मेरे पास क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे पास यहाँ पे
कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। ये कौन सा चैप्टर, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि आप एक सिस्टम है, ठीक है, आप एक सिस्टम, आप इसको ऐसा एज्यूम करिए कि आप एक खुद ही एक सिस्टम है, ठीक है, और आपने कुछ इनपुट एक्सेप्ट किया, इनपुट में माने आपने कुछ खाना खाया, वो आपके लिए क्या हो गया, इनपुट। आपने वो इनपुट लिया, लेकिन आपका जो सिस्टम है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? कि आपको हेडेक हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हेडेक हो गया, तो मतलब आपका सिस्टम अनस्टेबल नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से स्टेबल भी नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, अगर हेडेक हो रहा है तो आप कुछ अलग सी चीजें लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे विक्स लगा लिया, बाम लगा लिया, है ना। क्यों लगाया? जिससे आपका सिस्टम अच्छी तरीके से काम करे, हाँ या ना। वैसे मेरे कंट्रोल सिस्टम में मेरे पास सिस्टम है, प्रॉपरली काम कर रहा था, मैं इनपुट दिया, आउटपुट आ रहा, लेकिन जो आउटपुट मुझे कुछ कमी लगती है कि नहीं अब थोड़ा सा ये हो जाता तो मुझे अच्छा लगता, तो वो चीज को फिलिंग करने के लिए मैं लगाता हूँ कंपनसेटर एंड कंट्रोलर टू इनहांस अवर रिस्पॉन्स, मतलब मेरे आउटपुट के रिस्पॉन्स को, पैरामीटर्स को और अच्छा बनाने के लिए मैं लगाता हूं किसका, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ये वाला चैप्टर। और लास्ट चैप्टर है मेरे पास यहाँ पे, स्टेट स्पेस एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि अभी तक, मतलब इस चैप्टर के पहले तक, स्टेट स्पेस एनालिसिस के पहले जितने भी चैप्टर्स, उन सभी चैप्टर में आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये एक इस प्रकार का सिस्टम होगा जहां पे बहुत सारे इनपुट होने वाले हैं और बहुत सारे आउटपुट होने वाले हैं। दैट मीन्स इट इज अ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। बट इसके अलावा जितने भी चैप्टर 8 से 9 चैप्टर्स हैं, वो सभी आपके किस प्रकार के चैप्टर्स होंगे, दैट आर योर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। कुछ डाउट हो तो आप प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई, है ना। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो यार? चलो, तो चलो हम अपने पहले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो कि पहला चैप्टर हमारा क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। इसको आज का अपना टास्क क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। बाउंडेड नहीं कि हमको कंप्लीट करना ही है ना, 10 दिन का टाइम है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करते हैं जितना समझ में आएगा उतना हम करते चलेंगे, ठीक है। चलो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली हम इसको पढ़ते हैं कहाँ, मैथ्स में। मतलब ये एक टूल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक टूल है। किस प्रकार का टूल है, जो कि एक टाइम डोमेन सिग्नल को, आप लिखोगे ना एक्स ऑफ टी, ये एक टाइम डोमेन सिग्नल है। अगर हम इस एक्स ऑफ टी एक टाइम डोमेन सिग्नल है किसी सिस्टम में देंगे, तो हम लोग कंफ्यूज बड़ा होते जाते हैं कि भाई आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि टाइम के साथ खेलना या टाइम के साथ ऑपरेशन करना, टाइम के साथ चीजों को समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस टाइम को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, वो यही करता है। वो क्या करता है, एक टाइम डोमेन सिग्नल है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। दैट मींस एक सिग्नल मेरे पास एक्स ऑफ टी है, उसको वो एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट कर देगा। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो हमको ये बताए थे फ्रीक्वेंसी मतलब होता है स्मॉल एफ, यहां तो एस आ गया, एस कैसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया? तो आप लोग समझना, एस इक्वल टू होता है जे ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। तो हो गया ना कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी में। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्स ऑफ टी एक मेरे पास टाइम डोमेन सिग्नल है और एक्स ऑफ एस मतलब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल हो गया। और निकालते कैसे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, क्या निकालने का,
xt को x ऑफ s में कन्वर्ट करने का वो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, अभी आपके कंट्रोल सिस्टम में इस फॉर्मूले का यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक तरीके का शॉर्टकट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है, मैं उससे आपको बताऊंगा। इस फॉर्मूले से मैं आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व नहीं करूंगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बहुत से लोग इंटीग्रेशन साइन देख के डर जाते हैं, जेई वाले बच्चे तरह भी होते हैं और ए वाले बच्चे, इसलिए मैं अभी इसका यूज नहीं करूंगा। इसका यूज मैं कब करूंगा? जब आपको सिग्नल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब। तो x ऑफ s इक्वल्स टू x ऑफ t e की पावर माइनस एच टी डी टी, और जो लिमिट होगी क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लिमिट क्या होने वाली है मेरे पास? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा सर? मैं आपका कमेंट अभी देख रहा हूं। किसका प्रैक्टिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं प्रिंस? एक बार बताएंगे क्या मुझे आप? किस चीज की प्रैक्टिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं आप? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं क्या? टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। चलो इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि मैथ्स में देखो, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो जब कभी भी ऑर्डर बढ़ जाते हैं, जब कभी भी आपके ऑर्डर बढ़ जाते हैं, उस केस में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक ऐसा कुछ है, 1/s² प्लस 2s+5। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 2। इसको सॉल्व करना हम टाइम डोमेन से भी कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हो जाएगा ना s⁵, तो उसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाए, है ना? लेकिन वो चीज आसान हो जाती है किसके थ्रू? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ठीक है ना? इसलिए हम लोग यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और बताऊंगा मैं, अभी आप घबराइए नहीं। बस इतना याद रखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये ब्रैकेट में रखा है। x ऑफ s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t e की पावर माइनस एच टी डी टी, ठीक है? जब कभी आप बुक खोल के देखेंगे तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे हमने कहीं पे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट देखी है, तो कोई बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही लिमिट देखी है हमने। तो याद रखना, जहां पे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यूएलटी, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और जहां पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट होगी उसको हम बोलते हैं बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है? जैसा मैंने आपको पहले बोला, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं, उनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। सिग्नल क्या है? सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट एक अलग सब्जेक्ट होता है, वहां पे हम बहुत से समझेंगे। लेकिन सिग्नल एक्चुअली में क्या चीज होती है? जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन, हर एक वो चीज जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर हाई करता हूं, तो इस हाई में भी मेरे पास एक सिग्नल है, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो भी एक क्या है? सिग्नल है ना? हर एक वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है वो मेरी क्या है? सिग्नल है। जैसे कि आकाश में हमारी जो स्काई है उसमें बिजली का कड़कना, है ना? अगर आप मस्त बैठ के बाहर घूम रहे अचानक से बिजली कड़क गई, तो तुरंत ऊपर देखते हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, देखते हो ना? उसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी जब तो आपको उसका ध्यान गया उस पर, है ना? तो वो भी एक आपका क्या है? सिग्नल है। हमारे पास बैटरी है ना? उसके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? एक डेड सिस्टम पड़ा है मेरे पास, उसमें बैटरी लगा दो, मतलब एक कैलकुलेटर रखा खाली मेरे पास, उसमें बैटरी लगा दो, वो काम करने लग जाता है। मतलब बैटरी में कुछ तो था, कुछ इंफॉर्मेशन तो थी, तभी तो काम करने लग गया वो, ठीक है?
तो ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं। उनमें से मैंने एक एग्जांपल लिया, किसका सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया मैंने, जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है आसमान में, ठीक है, वो भी मेरा एक क्या है, सिग्नल। जैसे अगर मैं देखूं, मेरे पास जो पहला सिग्नल कौन सा है, यूनिट इंपल्स सिग्नल, ये बिल्कुल आपका आकाश में जो बिजली कड़कती है उसी के सिमिलर है। कैसे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, आप मस्त यहाँ पे घूमने जा रहे थे, गाड़ी में, कार में, कहीं मस्त जा रहे थे, है ना, आप बढ़िया गाड़ी चल रही है, अचानक से आसमान में बिजली कड़की, आसमान में बिजली कड़की, ये देखो बिजली कड़क गई यहाँ पे, 2 सेकंड के अंदर वो गायब भी हो गई, फिर नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताओ। पहले सब कुछ नॉर्मल था, देखो सब नॉर्मल था, अचानक से बिल्कुल 0 सेकंड के लिए कुछ आसमान में बिजली कड़की, ये देखो, और फिर उसके बाद ये सब क्या हो गई, नॉर्मल। तो आप इसको समझो यूनिट इंपल्स सिग्नल, मतलब इसका टी इक्वल टू 0 पॉइंट है। टी इक्वल टू 0 के पहले आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, 0, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। टी इक्वल टू 0 मतलब जहां पे बिजली कड़क गई और वो गायब भी हो गई, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास, नहीं है, उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। बट टी इक्वल टू 0 पे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ आपके पास चीजें देखने को मिली थी, और वो जो टाइम था वो बहुत कम टाइम के लिए था, है ना, वो जो टाइम था वो क्या था, बहुत कम टाइम के लिए था। लेकिन जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड था, जो एक स्पाइक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना ऊपर हो जाएगा, तो आपको पता है कि बहुत दूर लाइटनिंग हुई होगी। और लाइटनिंग होने से जब बहुत दूर हुई होगी, आपको यहां तक आवाज सुनाई दे रही है, दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। दैट मींस यूनिट इंपल्स सिग्नल जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0, और उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0, मतलब 0 सेकेंड पे होता है, 0 सेकेंड के लिए, और इन्फिनिट मैग्नीट्यूड पे होता है। ठीक है ना। तो हम कैसे डेल्टा टी को डिफाइन करेंगे, डेल्टा टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी एट टी इक्वल टू 0, है ना। टी इक्वल टू 0 पे कितना मैग्नीट्यूड है, इन्फिनिटी, और टी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, -1 सेकेंड, -2 सेकेंड, उन सब पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेरा यूनिट इंपल्स सिग्नल किस प्रकार का होता है। दैट मींस इसका बिल्कुल टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे इसका क्या बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड आता है, और टी इक्वल टू 0 -0 प्लस तक इसका मैग्नीट्यूड रहता है, बाकी 1-2 सेकेंड्स में तब जगह इसका आउटपुट 0 होता है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे यूनिट क्यों लिखा है, आपने तो बोला मैग्नीट्यूड इनफिनाइट होता है, तो यूनिट लिखने, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। तो याद रखना, यूनिट इंपल्स सिग्नल में जो हम यूनिट लिखते हैं वो किसका यूनिट है, 1 है। मतलब यहाँ पे जो ये मोटी वेव दिख रही है ना आपको, ये तो एक कहां शुरू हुआ होगा, ये 0 से शुरू हुआ, 0 प्लस पे खत्म हुआ, और इसका मैट्रिक कितना है, इन्फिनिटी। तो इसका जो यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल टाइप का, ये इसका एरिया 1 होता है, याद रखना, इसका एरिया 1 होता है। ठीक है ना। तो यूनिट इंपल्स सिग्नल में यहाँ पे जो यूनिट लिखा है, वो यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। किसके एरिया को, रेक्टेंगुलर सिग्नल को। रेक्टेंगुलर सिग्नल कौन सा, जो यहाँ पे 0 से 0 प्लस के बीच सिग्नल बन रहा हो। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट स्टेप इनपुट, जिसको मैं u ऑफ t से रिप्रेजेंट करता हूं। और इस इनपुट में, इस सिग्नल में क्या होगा, जैसे मान लो t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 के पहले आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, देखो ना, कुछ भी नहीं, सब 0 है। अचानक से टी इक्वल टू 0 पे कुछ इंफॉर्मेशन आया, और वो आपका उतना ही इंफॉर्मेशन रख लिया, उतना इंफॉर्मेशन रह गया, इसको बोलता हूं आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पे जो यूनिट लिखा है ना, यहाँ पे जो यूनिट लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो याद रखिएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल में जो यूनिट वर्ड है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। आप देख सकते हो u ऑफ t की वैल्यू कितनी है, 1, ये वैल्यू 1 है। कब, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, इनफिनाइट सेकेंड पे, मतलब t ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज्यादा टाइम है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। अगर t की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसके वैल्यू इसकी 0 है। मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, -1 सेकेंड में, -2 सेकेंड में, इन पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। और 1, 2, 3 सेकेंड में इधर की वैल्यू कितनी है इसकी, पॉजिटिव।
तो याद रखिएगा ये होता है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। किसी को यहां तक क्लियर है? मतलब किसी को कोई डाउट है तो एक बार बता दो यार। बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एरिया कुछ भी हो सकता है, नहीं एरिया वन हो सकता है। अगर वहां पे यूनिट लिखा है तो उसका एरिया वन है, अगर वहां पे यूनिट नहीं लिखा मतलब उसका एरिया वन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आगे देखते हैं। एक नया मेरे पास होता है सिग्नल, जिसको बोलता हूं मैं यूनिट रैंप सिग्नल। ये रैंप सिग्नल क्या होता है इसको समझो। मतलब पहले टी इक्वल टू जीरो था ये, उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन हाई नहीं थी, पूरा जीरो है। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आई वो फिक्स नहीं है। देखो ना यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड पे 1 आउटपुट है, 2 सेकेंड पे 2 आउटपुट है, 3 सेकेंड पे 3 आउटपुट है, 4 सेकेंड पे 4 आउटपुट है। मतलब आपका इंफॉर्मेशन चेंज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग है ना, बढ़ता जा रहा है। इसको मैं बोलता हूं यूनिट रैंप सिग्नल। पहला वाला याद है आपको कौन सा था? पहला था आपका इंपल्स, जहां पे टी इक्वल टू जीरो पे इनपुट आया वो फिक्स था उतना। सेकंड है आपका यूनिट स्टेप, जहां पे टी इक्वल टू जीरो पे इनपुट आउट मतलब इंफॉर्मेशन आई और वो उतनी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन यूनिट रैंप में आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन चेंज होती जा रही है। 1 सेकंड पे एक है, 2 सेकंड पे दो है, 3 सेकंड पे तीन है, 4 सेकंड पे 4 सेकंड। मतलब इस आर ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? टी है। कैसे? 1 सेकंड पे 1 है, 2 सेकंड पे 2 है, 3 सेकंड पे 3 है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स आर ऑफ टी इक्वल्स टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी उस केस में इसकी वैल्यू जीरो है। बस याद रखिएगा, आपको इतना याद रखना है कि यूनिट रैंप सिग्नल में जो यहाँ पे यूनिट वर्ड लिखा है वो किसको इंडिकेट करता है बताओ जरा? वो आपके स्लोप को इंडिकेट करता है। इसका जो स्लोप है ना ये, वो वन है। स्लोप मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका स्लोप वन है। तीनों चीजों में डिफरेंस याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सर रैंप सिग्नल की एग्जाम्पल, रैंप सिग्नल का अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ, कुछ अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल होंगे तो हम्म, हम्म, इसको थोड़ा सोचते हैं अपन। रैंप सिग्नल के इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हम्म, हम्म, आ, जैसे आप वॉइस से इसको कंपेयर कर सकते हो। जितना धीरे आप बोलोगे उतना उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, है ना। जैसे वॉइस सिग्नल हो गया, आप जितना तेज बोलोगे जितना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा करोगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी लगेगी। ये देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एनर्जी वर्सेस वॉइस का कर्व बना सकते हो। अगर आप धीरे बोलोगे तो आपको कम एनर्जी लगेगी, थोड़ा तेज बोला तो और एनर्जी लगेगी, और तेज बोला तो और एनर्जी लगेगी, बहुत तेज बोला तो बहुत और एनर्जी लगेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो कैसा होगा? रैंप तरीके का होगा। ठीक है, क्लियर है सिद्धार्थ ये चीज? बाकी खुद भी आप अपने तरफ से भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डाउट्स जो मतलब जो आपके एग्जांपल्स हैं उनको क्रिएट करिए और नहीं पता तो मुझसे पूछिए। ठीक है, हाँ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सिग्नल, देखो ये मैं आपको स्टैंडर्ड सिग्नल बता रहा हूँ, इनका मैं बहुत बार यूज करूंगा अपने पूरे पूरे कंट्रोल सिस्टम में। जो मेरे पास नेक्स्ट अपने पास जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट है वो है क्या? पैराबोलिक सिग्नल। आई थिंक सबको पता होगा पैराबोलिक ऐसा होता है ना, पैराबोलिक। तो ये हमारे पास पैराबोलिक सिग्नल है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? टी स्क्वायर बाई टू यू टी। टी स्क्वायर बाई टू फॉर टी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ये देखो, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड वेव है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो टी लेस देन जीरो पे उनकी वैल्यू जीरो ही होती है, जितने भी स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है वो, है ना। यहाँ पे भी जीरो था,
यहाँ पे भी जीरो है, यूनिट स्टेप पे भी इधर जीरो आ रहा था, और इम्पल्स में भी इधर जीरो आ रहा था। तो आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने आपको चार अपने एक बेसिक सिग्नल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मेन है यहाँ पे आते फॉर्मूले। ठीक है, ये जो फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और थोड़ा सा आप इसको अभी यहीं से याद करते जाइएगा। ठीक है ना। पहला फॉर्मूला है डेल्टा टी का लाप्लास क्या होगा, दैट मीन्स डेल्टा टी। डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? बताओ जरा। डेल्टा टी का जो मेरा लाप्लास होता है दैट इज वन, मतलब इम्पल्स का जो लाप्लास होता है वो वन होता है। यू ऑफ टी मतलब स्टेप सिग्नल, उसका जो लाप्लास होगा वो वन बाय एस होगा। याद रखना भाई ना, ये जो टेबल है ना, ये समझ जाओ भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए इससे में पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी में से। जैसे आर ऑफ टी मतलब रैंप सिग्नल, मतलब इसको हम टी यू टी भी बोलते हैं। आर ऑफ टी का मेरा लाप्लास कितना होता है, वन अपॉन एच स्क्वायर, याद रहेगा हमेशा। ओके, फिर एक आता है टी स्क्वायर बाई टू यू टी, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक सिग्नल। इसका लाप्लास कितना होता है, वन अपॉन एस क्यूब। याद रखना इसका वन, वन अपॉन एस, वन अपॉन एच स्क्वायर, वन अपॉन एस क्यूब। इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक। क्लियर हुआ यहां तक? ओके। फिर एक होता है e की पावर माइनस ए टी यू टी। इसका लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होता है क्या, वन अपॉन एस प्लस ए। अगर यहाँ पे हम प्लस लगा दें तो यहाँ पे डिवाइड में आता है माइनस, वन अपॉन एस माइनस ए। तो याद रखना e की पावर ए टी यू टी, इसका लाप्लास क्या होगा, वन अपॉन एस माइनस ए। फिर इसके बाद क्या है, साइन ए टी यू टी, इसका लाप्लास क्या होगा। तो इसका लाप्लास क्या होगा, याद रखना यहाँ पे ए है ना, ऊपर ए रहेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। लेकिन अगर कॉस ए टी है तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे एस रहेगा, ओवर में जो डिवाइड रहेगा वो सेम रहेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। फिर एक आता है टी की पावर एन यू टी, इसमें आपका क्या होगा, इसमें याद रखना ये आपको होता है क्या, जैसे टी की पावर एन है तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अगर मैं इनके बारे में बताना चाहूं तो आप इनको भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन एच ए टी यू टी, इसका हो जाएगा, मतलब जो साइन ए टी का था वही था, बस जो डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। जैसे अगर कोई पूछे कॉस एच ए टी, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, कॉस एच ए टी यू टी, इसका लाप्लास क्या होगा, तो क्या बोलोगे, जो कॉस ए टी का वही होगा, बस डिवाइड में जहां पे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वहां पे माइनस आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये सभी फॉर्मूले याद हो चुके हैं अभी, क्योंकि इसके बिना कहानी नहीं बनने वाली है। तो एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, आज अपना पहला सेशन है, तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, है ना। हमको उतना ही खाना खाना है ना, जितना हम डाइजेस्ट कर सकें, क्या बोलते हो। अभी आज हमने कंट्रोल से में यही तो पढ़ा, लिख लिख के याद किया मैंने। फ्रेंड्स मैंने इनको 2 से 3 बार लिखने के लिए बोला था, लिखा था। तो आपको मैंने क्या बोला, आप नोट मत बनाओ, रफ कॉपी रखो, इसको 3 बार लिख लो, बस देख देख के लिख लो। इसको आप सभी लोग 3 बार देख देख के लिखिएगा, है ना। कल तक आपको पूरा याद हो जाएगा। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको ग्रुप पे ही भेज दे रहा हूं। ठीक है, चलेगा इतना कि नहीं चलेगा? चलो, तो इस तरीके से हमने अपना क्या किया यहाँ पे, जो लेक्चर नंबर 1 है, मतलब कंट्रोल सिस्टम का जो पहला सेशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अपने डाउट्स और बनाइएगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। हाँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, और साथ में जो ये आपका ऐप है ना, ये जो आपका ऐप है, इस ऐप पे भी आपका ये पीडीएफ अपलोड हो जाए। ठीक है ना, ठीक है। ये जो पीडीएफ आपको व्हाइट कलर में मिल जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं ब्लैक कर देता हूँ, पीडीएफ आपको व्हाइट में भी मिल जाएगा, चलेगा। ठीक है, और एक चीज और है, अभी 10 दिन तक हम लोग इनरोलमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। ठीक है, 10 दिनों के बाद हम कोई भी इनरोलमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐप से डाउनलोड नहीं होता है सर, आज से होने लगेगा, मैं वहां पे इनेबल कर दूंगा, इससे आप फाइल को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, वो मैं इनेबल कर दूंगा। और कोई दिक्कत और कोई समस्या, आज से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओ, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।